जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों पवनों के बारे में जाना था। उसका थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे थे विंड्स के बारे में और आपको मैंने ध्रुवीय पवनों के बारे में बताया था, जो कि दोस्तों हमारी दोस्तों 90 डिग्री पर जो दोस्तों हमारा यहाँ पर आपका जो बेल्ट बनती थी, जिसे हम दोस्तों पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते थे, जो कि 90 डिग्री पर बनती थी। और 90 डिग्री से दोस्तों जो पवनें आपकी 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री की तरफ जो आपकी पवनें चलती थीं, उन पवनों को हम ध्रुवीय पवनों के नाम से जानते थे, जो कि दोस्तों आप कह सकते हो हमारी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो हवाएं चलती थी, उनको हम ध्रुवीय पवनों के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों हमने पॉइंट पढ़ा था। और आपका दोस्तों इनकी ध्रुवीय पवनों की आपको दिशाएं भी बताई थी। ये दोस्तों हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती थी हवाएं। और मैंने आपको दोस्तों डायरेक्शन भी बताया था इन पवनों के बारे में। और डायरेक्शन जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में अलग डायरेक्शन था और दक्षिणी गोलार्ध में अलग डायरेक्शन था। इनके बारे में बताने के बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था फेरल का नियम। फेरल का जो नियम था दोस्तों, इसको हम कोरियोलिस कोरियोलिस बल के नाम से भी जानते हैं। और कोरियोलिस जो बल है दोस्तों, वो हमारी पृथ्वी के रोटेशन यानी घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होने वाला ये कोरियोलिस बल होता है। और इस कोरियोलिस बल के द्वारा ही दोस्तों इस पृथ्वी पर जो भी हमारी पवनें यानी जो हवाएं घूमती हैं दोस्तों, चलती हैं, और वह दोस्तों वो हवाएं आप अपनी दिशाओं को बदल लेती हैं अपनी दिशाओं को बदल लेती हैं, क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी पर कोरियोलिस बल लगता है। इस कोरियोलिस बल के कारण ही दोस्तों पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं, वो अपनी हवाओं को दोस्तों विक्षेपित कर लेती हैं कोरियोलिस बल के कारण। इसलिए हम कोरियोलिस बल को हम विक्षेपक बल भी कहते हैं। और जिस तरीके से दोस्तों हमारी उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं, वो आपकी दाएं की तरफ चलती हैं, राइट हैंड की तरफ चलती हैं। और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती हैं, वो आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ चलती हैं। यह जो दोस्तों दिशाएं परिवर्तित होती हैं, वो आपके कोरियोलिस बल के कारण हमारी पृथ्वी पर दिशाएं बदल जाती हैं। इनके बारे में भी दोस्तों मैंने आपको सब डिटेल में बताया था। और आपको मौसमी पवनें होती हैं, उनके बारे में भी दोस्तों बताया था। मौसमी पवनें यानी जिन्हें हम सीजनल विंड कहते हैं। ये पवनें दोस्तों आपकी सीजन यानी कि मौसमी जो पवनें होती हैं दोस्तों, वो अपने मौसम परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशाओं को बदलती हैं। जब दोस्तों हमारी शीत ऋतु होती है यानी विंटर जब सीजन होता है, तो आपकी मान के चलो इधर ये हवाएं चलती हैं। और जब दोस्तों समर सीजन होता है, तो आपकी इधर हवाएं चलती हैं, यानी कि आपकी मौसम परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशाओं को परिवर्तित कर लेती हैं। और जैसे दोस्तों आपकी मानसून मानसून है, ये भी आपकी एक मौसमी पवन है। मानसून जो होते हैं दोस्तों आपके जून और सितंबर में आपके दक्षिण पश्चिम की दिशा से मौसमी पवनें चलती हैं, जिन्हें हम मानसून कहते हैं। और यह दोस्तों आपका वर्षा ऋतु में देखने को हमको मिलती हैं। तो दोस्तों आपकी वर्षा ऋतु में जैसे ही हमारी दोस्तों जब ये वापस जाते हैं मानसून दोस्तों, तब वापस वापस जो जाते हैं वो हमारे नवंबर यानी कि सितंबर नवंबर में आपके वापस हो जाते हैं। इस टाइम पर दोस्तों ये आपका इनकी जो मानसून की जो दिशाएं होती हैं, वो आपकी नॉर्थ ईस्ट होती हैं। और इस टाइम पर जो सीजन होता है, वो आपका शरद ऋतु होता है। तो इस तरीके से दोस्तों अपने मौसम परिवर्तन के साथ ही ये पवनें अपनी दिशा चेंज कर लेती हैं। वर्षा ऋतु में दोस्तों इनकी दिशा साउथ वेस्ट रहती है मानसूनों की। और शरद ऋतु में इनकी जो दिशा होती है, वो नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। इसी तरीके से आप कह सकते हो, जब ये मौसम चेंज होते हैं यानी कि जो सीजन चेंज होते हैं, तो उसके आधार पर ये अपनी मानसून यानी मौसमी पवनें अपनी दिशाओं को चेंज कर लेती हैं। उनमें से मैंने दोस्तों आपको स्थल समीर और समुद्री समीर के बारे में भी बताया था। स्थल समीर में भी दोस्तों आपको डिटेल के साथ बताया था कि हमारे स्थलों पर जब
जब मैंने पहले दोस्तों आपको बताया था जो हमारे समुद्री समीर के बारे में बताया था, ये हमारा दोस्तों स्थल है। और ये हमारा समुद्र है, समुद्र का जल है। यानी दोस्तों जब दिन का जो समय होता है, दिन के समय में यहाँ पर आपका स्थल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर हमारे समुद्र में दोस्तों यहाँ का जल थोड़ा धीरे धीरे गर्म होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से दोस्तों मैंने बताया था जो पवनें होती हैं, जो हवाएं होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो ये आपकी समुद्र से दोस्तों इधर की तरफ चलेंगी तो आपकी ये कहलाती हैं समीर। और समीर यानी समुद्री समीर कहलाती हैं। अगर दोस्तों ये नाइट का टाइम होगा तो नाइट के टाइम पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर स्थल ये आपके जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों समुद्र में हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब दोस्तों नाइट के टाइम पर ये नाइट में होता है दोस्तों सिचुएशन। और ये ऊपर वाली आपकी डे में देखने को मिलती है। डे में दोस्तों हमारी समुद्री समीर देखने को मिलती है, नाइट में हमें स्थल समीर देखने को मिलती है। जब यहाँ पर दोस्तों आपकी ये यहाँ से स्थल समीर हमारी दोस्तों यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि आप कह सकते हो स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। तो इसको हम दोस्तों स्थल समीर कहते हैं। या मैंने आपको बताया था हम समीरों का नाम किस तरीके से रखते हैं, किस आधार पर रखते हैं। जहाँ से जो हवाएं चलती हैं दोस्तों उसके आधार पर हम इन हवाओं का नाम रखते हैं। और पर्वत समीर के बारे में भी इसी तरीके से बताया था, घाटी समीर के बारे में भी बताया था दोस्तों मैंने। और फिर दोस्तों इसके बाद मैंने आपको स्थानीय पवनों के बारे में बताया था, जो कि हमारी जिन्हें हम लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं। लोकल विंड्स में दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जो स्थानीय पवनें होती हैं यह स्थानीय पवनें किसी विशेष क्षेत्र में बहने वाली पवनें होती हैं। और यह दोस्तों दो टाइप की होती हैं, एक आपकी गर्म पवनें होती हैं यानी कि हॉट विंड होती हैं, और ये ठंडी पवनें होती हैं दोस्तों यानी कि कोल्ड विंड होती हैं। जिसमें गर्म पवनों में मैंने आपको लू बताया था, जो कि उत्तर भारत में बहती हैं। और चिनूक चिनूक है जो दोस्तों आपकी गरम गरम पवनें, यह हमें रॉकी पर्वत की तरफ यूएसए कनाडा की तरफ बहती देखने को मिलती हैं। और इन्हें चिनूक को हम हेमबख्शी के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमारा फॉन हो गया जो कि स्पेन फ्रांस में बहती हैं। और आपकी हरमटन हो गई दोस्तों, हरमटन एक गर्म पवनें, यह भी हमें सारा मरुस्थल से होते हुए अटलांटिक महासागर की तरफ चलती हैं। और आपकी दोस्तों सिरोको हो गई और खमासिन, ये आपकी सभी की सभी गर्म पवनें हैं। ठंडी पवनों की अगर बात करें तो दोस्तों हमारी मिस्ट्रल हो गई, बोरा हो गई, और आपकी दोस्तों बुरान के नाम से एक पवन जानी जाती है, जो कि आपकी साइबेरिया यानी कि रूस की तरफ चलती हैं। और एक दोस्तों आपकी ब्लिजार्ड ब्लिजार्ड के नाम से यूएसए कनाडा में ठंडी पवनें चलती हैं। और आपकी पेम्पोरो होगी दोस्तों आपकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ पेम्पोरो आपकी अर्जेंटीना की तरफ चलती है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों ये पवनों के बारे में जाना था डिटेल के साथ। और ये सब दोस्तों मैंने आपको डिटेल में ये वीडियो बना दिया है। इससे पहले वाला लेक्चर मैंने आपको दोस्तों अ, बना के यूट्यूब पर डाल दिया है, वो आप उस लेक्चर को पहले देखें, फिर दोस्तों इस लेक्चर को देखना है आपको। तो इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी को हम इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं वॉल्केनो। यानी कि दोस्तों ज्वालामुखी होते क्या हैं, ज्वालामुखी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ज्वालामुखी जो होते हैं दोस्तों आप सभी जानते हो, ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वो हमारी पृथ्वी पर ही होता है। ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वो हमारी पृथ्वी पर ही होता है। और आप देखते हो दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा पर्वत देखने को मिलेंगे, जहाँ ज़्यादा पर्वत देखने को मिलेंगे दोस्तों, वहाँ पर ही आपको ज्वालामुखी भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये आपका दोस्तों रियल फैक्ट है। जहाँ पर्वत देखने को ज़्यादा मिलेंगे वहाँ आपको ज्वालामुखी भी ज़्यादा पाए जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था पर्वत जो होते हैं इनका निर्माण किस तरीके से होता है। जो हमारी दोस्तों पृथ्वी की जो दो प्लेटें होती हैं दोस्तों, दो प्लेटों का आपस में टकराने से अ, ये जब दोस्तों दो प्लेटें पृथ्वी पर जो हमारी दो प्लेटें आपस में जब टकराएंगी, तो इनके बीच में से दोस्तों आपके जो अवसाद होते हैं, जो सेडिमेंट होते हैं, वो ऊपर आकर जम जाते हैं। और ऊपर आके जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्वत बन जाते हैं। और पर्वत जब बन जाते हैं दोस्तों, यहीं पर हमें ज्वालामुखी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको मैंने एक पॉइंट भी बताया था, जो ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा हमारे इस प्रशांत महासागर है दोस्तों, वहाँ पर एक आपकी एक
प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की एक रिंग पाई जाती है जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर दोस्तों ज्वालामुखी की एक बेल्ट बनी हुई है जो कि हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। अब दोस्तों ज्वालामुखी एक्चुअली में ज्वालामुखियों का निर्माण किस तरीके से होता है वो मैंने आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की मैंने आपको बताया था ऊपर वाली जो लेयर होती है ज्वालामुखी का निर्माण की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी की जो ऊपर वाली जो सतह है दोस्तों इसको हम कहते हैं क्रस्ट। और जो हमारी दोस्तों इससे अंदर वाली है, इसके अंदर वाली है दोस्तों, ये हमारी मान के चलो ये पूरी कंप्लीट हो गई क्रस्ट। और ये वाली दोस्तों हमारी हो गई मेंटल। ये दोस्तों मेंटल हो गई और ये अंदर वाली हमारी कोर हो गई। तो जो दोस्तों हमारी जो मेंटल ये है, तीन हमारी दोस्तों पृथ्वी तीन लेयरों से बनी हुई है। जो अंदर वाली जो लेयर है दोस्तों जिसे हम मेंटल कहते हैं, एक्चुअली में दोस्तों पृथ्वी के अंदर हमारी कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। पृथ्वी की जो दोस्तों चट्टानें, पृथ्वी के अंदर कुछ चट्टानें देखने को मिलती हैं। और ये जो चट्टानें होती हैं दोस्तों को ये द्रव अवस्था में देखने को मिलती हैं। ये दोस्तों पृथ्वी के मेंटल में दोस्तों कुछ चट्टानें पाई जाती हैं जो कि द्रव रूप में हमें देखने को मिलती हैं। और जो दोस्तों ये चट्टानें द्रव अवस्था में होती हैं इसको हम कहते हैं मैग्मा। इसको दोस्तों हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। इसको मैग्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये जब मैग्मा जब बाहर आता है, जब ये दोस्तों जब ये मैग्मा पृथ्वी के जब बाहर आता है तो अपने साथ बहुत सारे, जैसे अपने साथ धूल कण हो गए, धूल हो गई, धूल कण और गैसों को दोस्तों, गैसों को अपने साथ बाहर लेकर आता है। और दोस्तों साथ में आप ये मैग्मा को हम लावा भी कहते हैं, यानी धूल कण गैस इन सबको अपने साथ लेकर बाहर निकलता है पृथ्वी के बाहर। आपको दोस्तों एक पॉइंट याद रखना है, जो लावा होता है वो, लावा और आपका मैग्मा एक ही चीज होते हैं। कैसे एक चीज होते हैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगा थोड़े आगे दोस्तों आपको बताऊंगा लावा और मैग्मा होते हैं एक ही चीज क्यों है। मैंने दोस्तों आपको बताया जब ये हमारे पृथ्वी जब ये दोस्तों मेंटल से ये दोस्तों जब मेंटल से जब पिघला हुआ जो द्रव अवस्था में जो चट्टानें पाई जाती हैं, जब ये दोस्तों पृथ्वी के बाहर निकलती हैं और अपने साथ धूल कण गैसों को जब बाहर निकालती हैं तो इसी को हम दोस्तों मैं इसी को ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। यही दोस्तों आपका ज्वालामुखी कहलाता है। यानी दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट के भीतर दोस्तों, क्रस्ट जो हमारी दोस्तों मान के चलो ये हमारी दोस्तों क्रस्ट है। यानी दोस्तों जो हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट के अंदर बहुत सारी प्लेटें होती हैं। और क्रस्ट के अंदर दोस्तों बहुत सारी प्लेटें होती हैं, मान के चलो ये दोनों प्लेट हैं। और दोस्तों इन प्लेटों के बीच में जब आपका गैप बन जाता है, यानी कि जब ये छिद्र बन जाता है इन प्लेटों के बीच में, तो इन छिद्रों यानी कि जो दोस्तों आपकी जो आपकी क्रस्ट है इसके अंदर जब ये छिद्र हो जाता है और जिसके माध्यम से दोस्तों ये मैग्मा जो बाहर निकलता है, जो दोस्तों ये मैग्मा जो बाहर निकलता है आपका, और यह मैग्मा अपने साथ दोस्तों बहुत सारे धूल कण हो गई, गैस हो गए, राख हो गई, इन सबको अपने साथ लेकर चलता है, इन सबको अपने साथ लेकर आएगा बाहर। और इसे ही हम दोस्तों आपका ज्वालामुखी कहते हैं। तो यही दोस्तों आपके सब पॉइंट लिखे हुए हैं। ज्वालामुखी क्या होते हैं? ज्वालामुखी दोस्तों ज्वालामुखी वह छिद्र यानी कि होल जिससे लावा और गैस राख बाहर निकलते हों, उसको हम दोस्तों ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं, ज्वालामुखी से जो निकलने वाली जो गैसें हैं उनमें से दोस्तों सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलता है जिसको हम H2O कहते हैं। ये हमारे दोस्तों पृथ्वी, यह ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा निकलती है, सर्वाधिक यानी कि मैक्सिमम निकलती है। आपके में दोस्तों एक क्वेश्चन भी बनता है कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जल वाष्प। यह भी दोस्तों एक गैस होती है जिसे हम H2O के नाम से जानते हैं, H2O हो गया। और दूसरी गैस है दोस्तों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 के नाम से जानते हैं, CO2।
और तीसरी है दोस्तों आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के नाम से जानते हैं। और चौथी है दोस्तों आपकी नाइट्रोजन। ये सभी की सभी दोस्तों गैसें जो हैं वो अपने हमारे इस मैग्मा के साथ पृथ्वी के क्रस्ट से बाहर जो ये सभी की सभी गैसें आपकी दोस्तों जो हमारी ये क्रस्ट है इसके अंदर जो छेद हो जाता है दोस्तों, इसके माध्यम से ये मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा अपने साथ इन सभी की सभी गैसों को अपने साथ बाहर निकाल लाता है। इसी को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार और दोबारा से बता देता हूँ, जो दोस्तों हमारी क्रस्ट होती है, जो भूपरपल्टी होती है, ये हमारी क्रस्ट है। जो दोस्तों इस इन क्रस्टों पर दोस्तों हमारी बहुत सारी प्लेटें होती हैं। मान के चलो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। इन प्लेटों के बीच में जब छिद्र हो जाता है तो इस छिद्र के माध्यम से ही दोस्तों मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा के साथ गैसें भी बाहर निकलती हैं और इसे ही हम दोस्तों ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। आपको दोस्तों हम ज्वालामुखी के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। ज्वालामुखी की एक संरचना दोस्तों मैं यहाँ पर बना के बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों ज्वालामुखी की ये संरचना है या चित्र बनाया है, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे दोस्तों हमारी पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर दोस्तों क्रस्ट आप सभी जानते हो क्रस्ट है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट है और क्रस्ट के नीचे ये मान के चलो ये दोस्तों हमारी क्रस्ट है पृथ्वी के ऊपर, जिसे क्रस्ट भी लिखा है। क्रस्ट के नीचे दोस्तों आपकी मेंटल आती है परत। हमारी पृथ्वी दोस्तों 3 लेयरों से बनी है, 3 परतों से बनी है। पहली जो परत पड़ती है ऊपर पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, और बीच की जो परत होती है जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। जो दोस्तों हमारी मेंटल है, इस मेंटल के अंदर दोस्तों जो चट्टानें होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं देखने को। जो दोस्तों ये चट्टानें होती हैं वो हमें मेंटल के अंदर लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती हैं। और जब ये दोस्तों चट्टानें लिक्विड फॉर्म में होती हैं यानी कि आपकी क्रस्ट के नीचे, तो इनको हम दोस्तों मैग्मा के नाम से जानते हैं। यानी कि ये जो चट्टानें होती हैं लिक्विड फॉर्म में जो क्रस्ट के नीचे होती हैं, इनको हम दोस्तों मैग्मा के नाम से जानते हैं। मैग्मा ये आपको लिखा हुआ है। यानी कि ये एक दो द्रव चट्टानों का द्रव्य दोस्तों, द्रव्य यानी द्रव्य जो रूप होता है वो हम उसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। और यहीं जब दोस्तों हमारी क्रस्ट में जब ये छेद हो जाता है, जब वो दोस्तों हमारी क्रस्ट में जब छेद हो जाता है और इस छेद से जब दोस्तों ये मैग्मा बाहर निकलता है, जब ये दोस्तों हमारी क्रस्ट में जब ये छेद हो जाता है तो हमारी क्रस्ट से ये मैग्मा जब बाहर निकलता है, ये आपका दोस्तों मैग्मा बाहर निकल रहा है। ये दोस्तों जब बाहर निकलता है, और आप सभी जानते हो जब ये मैग्मा इस टाइम पर आपका दोस्तों इस मैग्मा जो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर इकट्ठा होता है, यानी कि यहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारा दोस्तों मैग्मा आपका ये इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है। इस टाइम पर तो दोस्तों इसका तापमान बहुत अधिक होता है, यानी कि यह अपने आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उनको सभी को प्रभावित कर देता है। हालांकि ये दोस्तों उन क्षेत्रों के लिए लाभदायक नहीं होता है, यहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं। तो इस टाइम पर तो दोस्तों यह उन क्षेत्रों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और जब ये दोस्तों हमारा इस तरीके से आपका ये मैग्मा बाहर निकल रहा है और बाहर आकर दोस्तों आपका जमा होना स्टार्ट हो जाता है, तो यही दोस्तों मैग्मा आपका धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर पृथ्वी की जो क्रस्ट है दोस्तों इस पर जमा हो जाता है। ये दोस्तों जो मैग्मा है हमारा पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे ठंडा होकर फिर यहाँ पर जमा हो जाता है। और जब दोस्तों ये जमा हो जाता है बहुत सारा, तो इसको ही हम दोस्तों लावा के नाम से जानते हैं। आप दोस्तों दो शब्द में ये कह सकते हो, जब वो हमारी मेंटल के अंदर जो दोस्तों चट्टानें लिक्विड फॉर्म में होती हैं और यही दोस्तों यही द्रव्य आपका मैग्मा कहलाता है। जब ये मैग्मा पृथ्वी के सतह पर बाहर आता है, यानी कि दोस्तों जब ये मैग्मा हमारी पृथ्वी की सतह पर जब इकट्ठा होता है और यह इकट्ठा होता रहता है दोस्तों, जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको ही हम लावा के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। आपको दोस्तों मैग्मा और लावा समझ में आया होगा कि मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है।
जब ये दोस्तों आपका मैग्मा जब मैग्मा जो दोस्तों आपका बाहर निकल आता है, निकल आता है और ये आपका ठंडा हो जाता है, तो इसको हम लावा कहते हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे दोस्तों, लावा और मैग्मा एक ही चीज़ हुए अब। मैग्मा जो हुआ दोस्तों और लावा, ये दोनों अब एक चीज़ हुए कि नहीं हुए, क्योंकि मैग्मा ही आपका लावा है और लावा ही आपका मैग्मा है। अगर दोस्तों हमारी पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर है, पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर है तो वो आपका मैग्मा कहलाएगा, और पृथ्वी के क्रस्ट के अगर बाहर है तो वो आपका लावा कहलाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। मैंने दोस्तों आपको बताया था इससे पहले भी दोस्तों, जब मैंने आपको रॉक्स के बारे में बताया था, रॉक्स के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था जो दोस्तों कि जो हमारी मैग्मा होते हैं वो बाहर आकर जब जमा हो जाते हैं तो वो आपके ठंडे होकर लावा बन जाते हैं, और लावा, यही लावा बन बन ये जब लावा बन जाते हैं दोस्तों, इकट्ठे होते रहते हैं, तो यही हमारी चट्टानें बनती हैं। ये दोस्तों चट्टानें जब बन जाती हैं तो मैंने आपको बताया भी था, चट्टानों के प्रकार भी बताए थे, जिसमें से दो अग्नि चट्टान बताई थी, उनके दो टाइप भी बताए थे, जिनमें मैंने एक अंतर्वेदी चट्टानें बताई थी आपको और एक बहिर्वेदी चट्टानें बताई थी। ये दोनों आपके अग्नि चट्टानों के प्रकार थे। तो मैंने उस टाइम पर आपको ये भी बताया था कि जो लावा होता है, कई बार क्या होता है कि पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर जब कभी छेद हो जाता है तो वहाँ पर जाकर ये आपका मैग्मा जमा हो जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों आपकी ये जो मैग्मा होता है वहाँ पर आपकी अंतर्वेदी चट्टानों का निर्माण कर लेता है। ये भी बहुत पॉइंट बताया था। और यही दोस्तों जब ये मैग्मा जब बाहर आकर जमा हो जाता है तो इसको मैंने आपको बताया था, ये आपकी बहिर्वेदी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ये दोनों पॉइंट आपको मैंने दोस्तों उसी टाइम पर बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा दोस्तों, जो हमारा ये मैग्मा जो बाहर निकल रहा था, जहाँ से ये आपका ये लावा जो बाहर निकलता है, इसका यानी कि जो मुंह होता है दोस्तों, ये आपका जो दो इसका जो मुंह है जो कि कप के आकार का है, यानी ये कप होता है, ये कप के आकार का होता है। इसी को ही हम दोस्तों जो जो दोस्तों आपका जहाँ से मैग्मा निकलता है, जहाँ से मैग्मा निकलता है, इसका जो मुंह होता है वो आपका कप के आकार सा होता है। इसी को हम दोस्तों क्रिएटर के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हो दोस्तों, जहाँ ज्वालामुखी के जिस पॉइंट से आपका मैग्मा निकलता है, यानी कि जो ज्वालामुखी का जो मुंह होता है, ज्वालामुखी के मुख को हम क्रिएटर के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको हम दोस्तों आपका क्रिएटर कहते हैं। और क्रिएटर जो होता है दोस्तों, वो आपका इसका जो शेप होता है वो आपका कप कप का शेप होता है। यानी कि जो कप होता है वो उसके आकार का आपका ये ज्वालामुखी का मुख होता है, जहाँ से आपका मैग्मा निकलता है, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। और जिस पॉइंट से आपका ये मैग्मा जिस नली से आपका ये मैग्मा बाहर निकलता होता है, उस नली को हम दोस्तों वोल्केनो पाइप के नाम से भी जानते हैं। जिस नली से आपका ये मैग्मा बाहर निकलता है, पृथ्वी के बाहर आता है, तो दोस्तों उस नली को उस हम होल को हम दोस्तों वोल्केनो पाइप के नाम से जानते हैं। उस पाइप को हम वोल्केनो पाइप के नाम से जानते हैं। और यह दोस्तों जो हमारा जो दोस्तों हमारा ये मैग्मा है, लेयर के ये जो क्रस्ट की जो लेयर है दोस्तों, पृथ्वी के जो ऊपर वाली सतह है, इस लेयरों पर यहाँ पर ये हमारा मैग्मा इकट्ठा होता रहता है। तो दोस्तों जब ये इकट्ठा होता रहता है तो एक तरीके का आपका ये कोन की तरह शेप बना लेता है। ये दोस्त जो ये दोस्त ये जो दोस्तों आपका मैग्मा है, ये लेयर के रूप में इकट्ठा होता रहता है, लेयर के रूप में इकट्ठा होता रहता है। और इसको ही हम दोस्तों आपका ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं, यानी कि वोल्केनो कॉन कहते हैं। वोल्केनो कॉन क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मैग्मा लेयर के रूप में इकट्ठा होता रहता है उसको ही हम ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये आपका ज्वालामुखी फूटता है, इसका जो मुंह होता है, इसके ही ऊपर आपके इसके मुख के ऊपर ही आपके गैस के बादल बन जाते हैं। गैस के आपके बादल बन जाते हैं, और दोस्तों आपके राख जो होती है, राख के बादल भी बन जाते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े दोस्तों बादल बन जाते हैं। आपने देखे होंगे जिस जगह पर जो आपके ज्वालामुखी का जो उद्गम होता है, ज्वालामुखी जहाँ से दोस्तों आपके फटते हैं, वो उसके ऊपर आपके बड़े बड़े गैसों के बादल से बन जाते हैं।
तो वह वही आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों एक टाइम क्या होता है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना जो बताया मैंने ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा दोस्तों, अब एक पॉइंट और है आपका। जब हमारे जो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, जब कभी भी ये दोस्तों बहुत लंबे टाइम तक ये दोस्तों खुले रहते हैं, ज्वालामुखी चलते रहते हैं, उद्गार इनका होता रहता है, यानी कि मैग्मा बाहर निकलता रहता है। तो लंबे समय के बाद दोस्तों ये ज्वालामुखी बहुत सारे पुराने जब हो जाते हैं, तो इनका मुख वो जो चौड़ा हो जाता है। इनका जो मुख होता है वो दोस्तों, इनका जो मुख होता है वो चौड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब कहीं से ज़्यादा काम होता रहता है तो वो धीरे धीरे वो चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ से लगातार मैग्मा निकलता रहता है, मैग्मा निकलता रहता है। तो दोस्तों एक लंबे समय के बाद, एक लंबे प्रोसेस के बाद, यहाँ पर जो इसका जो मुख होता है ज्वालामुखी का मुख चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका ज्वालामुखी पुराना हो जाता है। जब इनका दोस्तों आपके ज्वालामुखियों का मुंह चौड़ा हो जाता है, तो उसको हम दोस्तों कोल्डेरा के नाम से जानते हैं। उसको हम कोल्डेरा के नाम से जानते हैं। यानी आप कह सकते हो जो ज्वालामुखी का जो मुख था, कप शेप का जो था दोस्तों, जिसको हम क्रेटर कहते थे, और इसी क्रेटर का जो बड़ा रूप होता है उसको ही हम कोल्डेरा के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोल्डेरा समझ में आया होगा। जब दोस्तों ज्वालामुखी का मुंह जब चौड़ा हो जाए और एक लंबे समय तक दोस्तों ज्वालामुखी जब इनके मुख से जब मैग्मा निकलता रहता है, तो हमारे जब ज्वालामुखी पुराने हो जाते हैं तो इनका जो मुख कोल्डेरा बन जाता है। तो यही पॉइंट है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब हमारे दोस्तों जो ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं वो पढ़ने वाले हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के अगर हम प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, जो पहला हमारा टाइप्स आता है उसमें दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं, जिन्हें हम दोस्तों एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। दोस्तों सक्रिय आप सभी जानते हो, सक्रिय क्या होते हैं कि दोस्तों सक्रिय आप कह सकते हो कि जो हमेशा एक्टिव रहता हो, जो दोस्तों वर्तमान स्थिति में एक्टिव रहे, यानी कि चलता रहे दोस्तों, उसको हम सक्रिय कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो दोस्तों, जो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिससे वर्तमान में गैस तथा जो लावा बाहर निकल रहा हो उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि ये हमारा दोस्तों ज्वालामुखी है। ये हमारी दोस्तों क्रस्ट हो गई, क्रस्ट की प्लेटें हो गई, और इनके अंदर दोस्तों ये छेद है। ये हमारी दोस्तों ऊपर पलटी क्रस्ट है, और ये क्रस्ट के अंदर से ही दोस्तों, यहाँ पर क्रस्ट के अंदर आपका यहाँ पर छिद्र होने की वजह से दोस्तों, छिद्र के माध्यम से आपके यहाँ से लावा यानी कि मैग्मा बाहर निकलता रहे लगातार आपका वर्तमान स्थिति में, तो उसको हम दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि अभी आप एक्टिव हो, यानी कि अभी आप जाग रहे हो, तो आप अभी ड्यूटी कर रहे हो अपनी, तो आप एक्टिव हो। अब आदमी एक्टिव कब रहता है, जब दोस्तों वो जग रहा हो। तो इसी तरीके से हमारे कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो दोस्तों अभी भी वर्तमान स्थिति में अपने मुख से गैस और लावा बाहर निकाल रहे हैं। जिनमें से एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारा एक केलाऊ है, केलाऊ ज्वालामुखी है। यह हमारा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि यूएसए का दोस्तों, यूएसए में एक हवाई द्वीप पे स्थित है। यूएसए के दोस्तों हवाई द्वीप में यह केलाऊ आपका सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, और यह दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इसको कहा जाता है, यानी आप कह सकते हो मोस्ट मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसको कहा जाता है, और यहाँ से दोस्तों ये सबसे ज्यादा अपना लावा बाहर फेंकता है। सबसे ज्यादा जो लावा बाहर फेंकने वाला जो ज्वालामुखी है वो आपका केलाऊ है। और दूसरा है आपका मोनोलोआ। मोनोलोआ भी आपका दोस्तों यूएसए में स्थित है, यह आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। और तीसरा है इस्तांबुली। इस्तांबुली आपका है इटली में स्थित है। इटली के दोस्तों लिपारी द्वीप पर आपका इस्तांबुली ज्वालामुखी स्थित है। इटली में दोस्तों आपका एक लिपारी द्वीप है। और इसी इसी दोस्तों आपका ये जो लिपारी द्वीप है, ये आपका इटली के समीप है।
यानी आपका जो दोस्तों स्ट्राम्बोली जो इस सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपके इटली के समीप एक दोस्तों लिपारी द्वीप स्थित है, वहाँ पर आपका स्ट्राम्बोली स्थित है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। और यह इसको दोस्तों हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। स्ट्राम्बोली जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है इसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों माउंट एटना है चौथा, जो कि आपके इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये हमारे इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित था दोस्तों स्ट्राम्बोली, और माउंट एटना आपका इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। और हमारे भारत में दोस्तों एक मात्र बैरन द्वीप है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह दोस्तों भारत के अंडमान द्वीप पर स्थित है, और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जिसे हम बैरन कहते हैं दोस्तों। और हमारा नेक्स्ट छठवां है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा यह दोस्तों ज्वालामुखी, यह सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि आपका जापान में स्थित है। और सातवां है हमारा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो यह हमारा इक्वाडोर में स्थित है। और आठवां सक्रिय ज्वालामुखी है वो ओजोस डेल सलाडो है दोस्तों, ये हमारे अर्जेंटीना व चिली में स्थित है, साउथ अमेरिका में आप कह सकते हो। और दोस्तों यह हमारे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो ये हमारा ओजोस डेल सलाडो आपका ज्वालामुखी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सक्रिय ज्वालामुखियों के बारे में पता चला होगा। और दोस्तों दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो ज्वालामुखी है जिसको हम सुषुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, जिसे हम डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। इसकी दोस्तों इस सुषुप्त का मतलब है जो वर्तमान में तो शांत है, लेकिन दोस्तों भविष्य में सक्रिय हो सकता है। अभी दोस्तों प्रेजेंट में तो यह बिल्कुल शांत बैठा है, और फ्यूचर का इसका पता नहीं कब ये स्टार्ट हो जाए, कब चलना दगना स्टार्ट हो जाए, तो इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसको ही हम दोस्तों दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आप इसको कह सकते हो दोस्तों कुंभकर्ण। जो हमारा कुंभकर्ण दोस्तों आप रामायण में पढ़ते हो, रामायण में आप देखते हो कि वो 6 महीने दोस्तों सोता था और 6 महीने फिर जगता रहता था। इसी तरीके से दोस्तों आपका ये अभी तो सो गया है, वर्तमान में तो दोस्तों ये सो गया है, लेकिन भविष्य में कब जग जाए इसका कोई कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए इसको दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वाला वोल्केनो के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जिसमें से इसको एक है विसुवियस, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि आपका इटली का है। और नेक्स्ट सेकंड है दोस्तों क्राकातावा, यह हमारा इंडोनेशिया में स्थित है। और एक हमारा दोस्तों तीसरा सुषुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट, यह भारत में ही पड़ता है, जिसका नाम है नारकोंडम। यह दोस्तों भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ये विसुवियस हो गया, क्राकातोआ हो गया दोस्तों, और आपका नारकोंडम ये हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी है। थर्ड है दोस्तों हमारा तीसरा जो प्रकार है जिसे हम मृत यानी कि शांत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हम डेड वोल्केनो के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनकी भविष्य में भी सक्रिय होने की संभावना ना हो। ये दोस्तों बिल्कुल मर चुके हैं, यानी कि ये दोस्तों अब इनसे कुछ अब इनसे दोस्तों निकलता ही नहीं है लावा, बिल्कुल ये शांत हो चुके हैं। और अब ये अब फ्यूचर में भी ऐसा लगता है कि ये अब कभी भी ये सक्रिय नहीं हो सकते। मृत का मतलब होता है जो बिल्कुल सो गया हो, मरकर बिल्कुल शांत हो गया हो, उसको हम ऐसे ज्वालामुखियों को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इनकी दोस्तों फ्यूचर में भी सक्रिय होने की कोई संभावना नहीं होती है इन ज्वालामुखियों मुखी की। अगर दोस्तों इसमें हम मृत ज्वालामुखी की बात करते हैं तो जिनमें हमारा एक चिम्बाराजो है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर हमारा दोस्तों कहाँ है? साउथ अमेरिका में है इक्वाडोर। और दूसरा है दोस्तों हमारा मृतजीवी जिसे हम एंका का गुआ कहते हैं। यह भी हमारा अर्जेंटीना चिली में स्थित है दोस्तों। एंका का गुआ जो हमारा मृत ज्वालामुखी है, यह भी दोस्तों आपका अर्जेंटीना चिली में यह स्थित है। और यह दोस्तों हाईएस्ट डेड वोल्केनो है दुनिया का, यानी दोस्तों दुनिया का सबसे
ऊंचा अगर मृत ज्वालामुखी की बात करें तो वो आपका एंकाकागुआ है। तीसरा दोस्तों पोपा है, जो कि हमारे म्यांमार में स्थित है, यह भी एक मृत ज्वालामुखी है। और चौथा है किलिमंजारो, यह हमारा दोस्तों अफ्रीका के दोस्तों तंजानिया में स्थित पड़ता है। तंजानिया में किलिमंजारो स्थित है। और आपका देवबंद और कोह सुल्तान, ये दोनों मृत दोस्तों ज्वालामुखी हैं, जो कि आपके ईरान में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज्वालामुखी समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये टॉपिक आपके ख़त्म होते हैं। अब हमारे दोस्तों विश्व विश्व यानी कि वर्ल्ड मैप आपको बताएंगे। वर्ल्ड मैप्स के जितने भी टॉपिक्स हो जाते हैं वो आपको बताएंगे। यानी कि दोस्तों अब आपको महाद्वीपों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा अब यहाँ से, इस वीडियो से। तो दोस्तों विश्व विश्व यानी कि वर्ल्ड क्या है हमारा, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की यानी कि विश्व की। तो यानी कि हम दोस्तों अर्थ की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड क्या है दोस्तों, हमारी पूरी पृथ्वी। विश्व क्या है हमारा, पृथ्वी। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी की यानी कि अर्थ की। दोस्तों अर्थ की बात करते हैं तो हमने देखा है, हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है वो आपके इस पे जमीन के यानी कि आपके यहाँ पर दोस्तों कुछ प्लेटें हैं, और कुछ दोस्तों हमारे यहाँ पर आपके समुद्र देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर 71% जो जल है दोस्तों, 71% जल ये हमारे 5 जो महासागर हैं दोस्तों, 5 महासागरों में बटा हुआ है। पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है दोस्तों, और 29% भूमि देखने को मिलती है। और जो 71% जो जल है दोस्तों वो हमारा 5 महासागरों में बटा हुआ है। पृथ्वी पे दोस्तों आपके 5 महासागर हैं, उनमें ये 71% जल बटा हुआ है। और 29% जो भूमि है वो दोस्तों 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, यानी कि कॉन्टिनेंट में बटी हुई है। आप सभी जानते हो दोस्तों पृथ्वी के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी प्लेटें थी। बड़ी बड़ी प्लेटें हैं दोस्तों, उन्हीं प्लेटों उन्हीं प्लेटों से आपके ये 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जिस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो हमारी एशिया की और यूरोप की जो टेक्टोनिक प्लेटें थी, ये आप इनको जो दोस्तों इनको हम यूरेशियन प्लेट के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी जो एशिया जो स्थित है और वो आपकी एक यूरोप जो स्थित है, वो हमारी एक ही प्लेट पर टिके हुए हैं। इनको ही हम दोस्तों इसी को हम पूरी को यूरेशिया की प्लेट कहते हैं। ये पॉइंट दोस्तों आज वो मैंने जब पृथ्वी अर्थ के बारे में बता रहा था, उसके बारे में जब मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो हमारी पृथ्वी पर दोस्तों महाद्वीपों की बात करेंगे तो जो महाद्वीप एरिया के हिसाब से दोस्तों कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इन 7 महाद्वीपों के बारे में बताएंगे दोस्तों। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। जो क्षेत्रफल के माध्यम से दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का जो क्रम है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। आपको बता देता हूँ जी, हमारी अर्थ है, ये वाला हमारा दोस्तों एशिया है यहाँ, और ये हमारा अफ्रीका है। ऊपर दोस्तों यूरोप है, इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और इधर आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ पर हमारी ऑस्ट्रेलिया, और नीचे का दोस्तों अंटार्कटिका, ये हमारा अंटार्कटिका है। तो इस तरीके से हमारे दोस्तों 7 के 7 महाद्वीप हो गए। तो दोस्तों क्षेत्रफल में हम महाद्वीपों का क्रम जानेंगे कि सबसे बड़ा एरिया में कौन सा महाद्वीप है। सबसे पहले नंबर पर आता है दोस्तों हमारा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका, और छठे पर यूरोप, और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों जो है ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ये हमारा सबसे अ, छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं, अगर इसके आसपास के जितने भी दोस्तों छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो इसको दोस्तों ये सभी के सभी आपके ओसेनिया महाद्वीप के अंदर आ जाते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी आपका एक देश है, और यह भी इसके पास जितने भी द्वीप हैं इन सबको अगर मिला देते हैं तो उस महाद्वीप को हम ओसेनिया के नाम से दोस्तों जानते हैं।
तो दोस्तों क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा हमारा था, पहले नंबर का एशिया था। तो आपको दोस्तों ये क्रम से याद रखना है। पहला नंबर एशिया, दूसरा आपका अफ्रीका, तीसरा हमारा नॉर्थ अमेरिका, और चौथा हमारा साउथ अमेरिका, और पांचवा हमारा अंटार्कटिका, और छठवां दोस्तों, अब दोस्तों हमारा छठवां और सातवें की बात है तो सबसे सातवां तो मैंने आपको दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा था, तो ऑस्ट्रेलिया को आप सातवें नंबर पर रखोगे, क्योंकि सबसे जो छोटा है वो उसको सबसे लास्ट में रखो। तो सातवें नंबर पर हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और बचा कौन सा, यूरोप। तो हमारा यूरोप छठे नंबर पे हो जाए, छठे नंबर पर हो जाएगा। तो आपको ये क्रम याद रखना है, यानी कि पहले पर हमारा एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर नॉर्थ अमेरिका, और चौथे पर हमारा साउथ अमेरिका, फिर हमारा अंटार्कटिका, और सबसे छोटा है जो हमारा ऑस्ट्रेलिया बच्चा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पर हो जाएगा। बच्चा हमारा है जो कि छठे नंबर पर, उसको रख देंगे यूरोप। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम देख चुके। अब दोस्तों जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का जो क्रम क्या है। पहला है हमारा एशिया दोस्तों, दूसरा भी दोस्तों हमारा अफ्रीका सेम रहेगा, और तीसरा दोस्तों आपका जो छठे यूरोप था, वो अब तीसरे पर आपका यूरोप आ जाएगा जनसंख्या के आधार पर। तो तीसरा हमारा यूरोप हो जाएगा, चौथा हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा पांचवा, छठवां हमारा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हमारा अंटार्कटिका पहुंच जाएगा। तो आपको दोस्तों ये क्रम इस तरीके से याद रखना है। जनसंख्या में महाद्वीपों का जो क्रम होगा, पहले पर दोस्तों हमारा एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर यूरोप, चौथे पर हमारा नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पर साउथ अमेरिका, और बचा बचा दोस्तों हमारा सात, सबसे लास्ट में अंटार्कटिका को रख दोगे तो सातवां अंटार्कटिका आ जाएगा। बचा हमारा छठा नंबर, तो जो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको ये फिगर दिमाग में याद रखने, इस तरीके से दोस्तों आपको फिगर ये दिमाग में याद रखने। तो आपको ये फिगर याद रहेगा एल। आपको दोस्तों अगर ये एल याद रहेगी तो आपको ये पूरा जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों एम याद रहेगी, अगर हालांकि है तो ये दोनों ही एल दोस्तों, दोनों। अगर दोस्तों ये ला, हमको ला याद रखना है, ला। इस तरीके से ये दोस्तों हमारी एम है, इसको ला याद रखना, इसको ला याद रखना जनसंख्या को, और आपको इसको एरिया को आप एम याद रखना। इसको दोस्तों आप एम याद रखना, जिससे तुमको कन्फ्यूजन नहीं हो। यही दोस्तों आपके क्रम है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए हो। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।